बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हमने देखना है हार्मोन्स एंड बिहेवियर, यानी हमने मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स देखने हैं कि बिहेवियर जो है उस पर हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है और हार्मोन्स किस तरह से हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, या नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ये हमने देखना है। कल हमने बिहेवियर डेवलपमेंट की बात की थी और उसमें हमने देखा था कि बिहेवियर जो है इननेट बिहेवियर की हमने बात की थी कि तो उसमें हमने कहा था कि वो जीन्स इन्वॉल्व होती है इननेट बिहेवियर में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, वो बिहेवियर मजीद रिफाइन होता जाता है, यानी लर्निंग से वो भी बेहतर होता जाता है। और जो लर्न बिहेवियर है उसमें आपके इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, आपके मुख्तलिफ आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं उनसे आपकी लर्निंग होती जाती है। और लर्निंग की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, वो हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे क्लासिकल लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, वो सारी। अब जो हमने देखना है वो मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर्स देखना है आज, और उसमें हमने देखना है नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स जो है, यानी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे। ठीक है, तो अभी जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो है हार्मोन्स एंड बिहेवियर। तो हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं, उन केमिकल मैसेंजर्स को हम हार्मोन कहते हैं। और हमारे बिहेवियर को ये हार्मोन जो हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से इफेक्ट करते हैं। बिहेवियर को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी स्टिमुलस को जिस अंदाज में कोई इंडिविजुअल, कोई एनिमल रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको हम बिहेवियर कहते हैं। और बिहेवियर जो है उसको आपका नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट करता है, आपके हार्मोन्स भी इफेक्ट करते हैं। और हार्मोन्स और बिहेवियर जो है ये इंटरलिंक्ड है, कि किसी भी इंडिविजुअल का जो एक मूड है या उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करता है कि उसके हार्मोन्स का लेवल उस टाइम पे क्या है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हार्मोन्स एक स्पेसिफिक टाइम पे ना हो, तो अगर वो स्टिमुलस मौजूद हो भी सही, तो स्टिमुलस के लिए वो इनसेंसिटिव होंगे जब तक कि उनमें वो हार्मोन नहीं होंगे जिसकी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स होंगे, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स हैं, वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, और हार्मोन्स और बिहेवियर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो अभी हम देखेंगे वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, और उसके अलावा पेरेंटल बिहेवियर, ये सारे जो हैं ये इनको हार्मोनल कंसंट्रेशन जो है, हार्मोनल लेवल जो है वो इफेक्ट करता है इन बिहेवियर्स को। जब ये ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसमें जो सेक्स हार्मोन है ब्लड में वो हायर लेवल में होते हैं। ठीक है, और वो फिर रिप्रोडक्टिव जो उनके सेक्सुअल बिहेवियर हैं वो इलिसिट करवाते हैं ये हार्मोन्स, जब ये हायर लेवल में होते हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान। उसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं मुख्तलिफ, वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जो कि ओव्यूलेशन करवाता है। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ ओवरीज के लिए हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा हार्मोन, हम मुख्तलिफ हार्मोन और देखते जाते हैं कि कौन से हार्मोन जो हैं वो किस किस्म का बिहेवियर जो है वो स्टिमुलेट करवा रही हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन है तो वो इंक्यूबेशन बिहेवियर इंड्यूस करता है। जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एग लेइंग बिहेवियर जो है वो इंड्यूस करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तो उससे मिल्क इजैक्यूलेशन होती है। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स में प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो ये हार्मोन इनहिबिट कर देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये यानी मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ सीजन्स के दौरान, और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उस साइकिल में मुख्तलिफ टाइम्स के दौरान मुख्तलिफ हार्मोन्स का लेवल मुख्तलिफ होगा। डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट लेवल पे होंगे एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो हमने फोलिकुलोजेनेसिस स्टेज पढ़ी, ल्यूटिनाइजिंग स्टेज, उससे पहले ओव्यूलेशन, फिर एंड पे मेंस्ट्रुएशन, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेज पे सारे हार्मोन सेम ही लेवल पे हों। हर स्टेज पे हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे,
और उनका लेवल भी हर स्टेज पे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ हार्मोन अगर उनका लेवल फ्लक्चुएट करता है तो फिर उससे बिहेवियर जो है वो भी डिस्टॉर्टेड होगा। जैसा कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है। अगर थायराइड, ये जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। और अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो इट विल डिले सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड इट विल इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो इस वजह से हार्मोन्स जो है ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं ग्लैंड से, लेकिन इनकी जो प्रॉपर अमाउंट है उससे ये कम हो या उससे ज्यादा हो तो ये दोनों चीजें जो है ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, अच्छा, और हार्मोन्स ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के हवाले से देख रहे थे हम पीछे। अब आप देखिए मैटरनल बिहेवियर। मैटरनल बिहेवियर यानी जो मदर्स अपने यंग वन को फीड करवाती हैं या उनको उनके लिए फूड सर्च करती हैं, तो ये जो या उनको प्रोटेक्ट करती हैं उससे, प्रीडेटर से, तो ये सारा जो बिहेवियर है पैटर्नल बिहेवियर, या इसको आप मैटरनल बिहेवियर कहेंगे कि अगर जो केयर है वो मदर प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम मैटरनल बिहेवियर कह रहे हैं। तो मैटरनल बिहेवियर को भी हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क स्क्रीशन में ये अपना रोल प्ले करता है। तो अगर जो ये हार्मोन प्रोलैक्टिन मिल्क स्क्रीशन में अपना रोल प्ले कर रहा है तो ये हार्मोन कहाँ पे जाके इफेक्ट करता है? क्रॉप। क्रॉप वैसे तो बेसिकली ये बर्ड्स में फूड स्टोरेज के लिए एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, लेकिन यहीं से मिल्क भी स्प्लिट होता है। तो वो नर्व जो कि इस क्रॉप को स्टिमुलेट कर रही है और नर्वस इनपुट पहुंच रहा है जिस नर्व से क्रॉप को, अगर उस नर्व को आप वहां से कट कर दें या उसको एक दफा इनसेंसिटाइज कर दें, ठीक है, जैसे ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देते हैं ना, यानी कॉन्शियसनेस लॉस्ट होती है उस दौरान, तो इसी तरह अगर इस नर्व की सप्लाई को कट कर देते हैं एक वक्त में, तो नर्व सप्लाई कट होने से जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशंस होंगी क्रॉप से वो भी स्टॉप हो जाएंगी। यानी कि मैटरनल बिहेवियर ये डिपेंड कर रहा है हार्मोनल सिक्रीशंस पे। अगर हार्मोनल सिक्रीशंस जो हैं वो एब्रप्ट होती हैं, वो स्टॉप होती हैं, वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही हैं, तो उसके साथ ही जो मैटरनल बिहेवियर है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मजीद एग्जांपल दी गई है फीमेल रैबिट की कि नेस्ट बिल्डिंग जो है, फीमेल रैबिट नेस्ट बिल्डिंग करती है, अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाती है, यानी कि बेडिंग करती है। तो अब ये जो बिहेवियर है ये किन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे। अगर जब इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान ये हार्मोन जो है ये ज्यादा होते हैं, इनका लेवल हाई होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इस दौरान ये क्या करती हैं? नेस्ट बिल्डिंग। और जब प्रोलेक्टिन का लेवल जो है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल माइस की है कि फीमेल माइस में जब प्रोलेक्टिन का लेवल हाई होता है तो वो अपने न्यूबॉर्न को मैक्सिमम केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रोलेक्टिन की बजाय दूसरे जो दो हार्मोन हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, इन दो हार्मोन्स का लेवल अगर ज्यादा होता है तो वो फिर न्यूबॉर्न को मैक्सिमम केयर प्रोवाइड करने की बजाय वो नेस्ट बिल्डिंग में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल की अर्ली स्टेजेस पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होंगे ना, प्रोलेक्टिन तो जो है वो मिल्क इजैकुलेशन के दौरान के लिए रिलीज होगा। ठीक है, तो ये वाले जो हार्मोन जब इनका लेवल हाई होगा, यानी मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, वो पीछे मैटरनल बिहेवियर हमने देखा या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अब जो नेक्स्ट बिहेवियर है वो है एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, एगोनिस्टिक बिहेवियर, फोर्सफुल बिहेवियर, ये भी डिपेंड करता है हार्मोनल लेवल पे, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस पे। अगर हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है तो मूड स्विंग्स भी वैसे ही होंगे, मूड भी उसी लेवल से फ्लक्चुएट कर रहा होता है। जैसे फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है
उसमें बिफोर मेंस्ट्रुएशन जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो उस दौरान उनमें मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी वो जैसे कहते हैं ना, पल में तोला पल में मासा, तोला माशा, वो हिसाब वो किस वजह से होता है कि उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो उस रिप्रोडक्टिव साइकिल की वो लास्ट स्टेजेस पे उनमें ज्यादा होता है। इस वजह से उनमें जो ये जो मूड स्विंग्स हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आप देखें कि मेल्स जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। तो अगर आप इनमें देखें तो जो मेल्स हैं इनमें जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल ज्यादा होता है, और फीमेल्स में किसका लेवल ज्यादा होता है, ऑक्सीटोसिन का। और ऑक्सीटोसिन जो है वो बिहेवियर, वो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं इंड्यूस करता, बल्कि वो दोस्ताना किस्म का जो बिहेवियर है वो इंड्यूस करता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एनिमल्स में एग्रेसिव बिहेवियर, क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका जो सेक्स हार्मोन है। ठीक है, वो इसको गोनेड्स जो टेस्टिस हैं वो रिलीज कर रही हैं। जैसा हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखा भी है कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन ये सेक्स हार्मोन है, तो सेक्सुअल बिहेवियर्स में ये इन्वॉल्व है। तो जो मेल्स होते हैं उन्हें compete करने के लिए ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है, या उन्हें अपने टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए एग्रेसिव होना पड़ता है। तो मेल जो है दे आर मोर एग्रेसिव एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, ये आप लास्ट पे देखिए, पिट्यूटरी गोनेडल एंड पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। पिट्यूटरी गोनेडल और पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनेड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, ACTH हार्मोन रिलीज करता है, और वो जाके एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करता है, और वहां से एड्रीनालिन रिलीज होता है। और आपको पता है एड्रीनालिन, या जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये एड्रीनालिन जो है ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के दौरान अपना रोल प्ले करता है। यानी हम जब स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे, या हम रेस्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे हार्मोन जो है वो डिफरेंट होते हैं। जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो एपिनेफ्रिन भी स्क्रीट करता है और नॉर एपिनेफ्रिन भी, यानी एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन भी। और एड्रीनालिन जो है वो स्ट्रेस के दौरान ज्यादा रिलीज होता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉर एड्रीनालिन जो है वो आपकी रेस्ट के दौरान, रेस्ट की कंडीशन में जब होते हैं आप, तो तब वो रिलीज होता है। तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनेड्स और जो एड्रिनल ग्लैंड है ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। इसकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा आ गया होगा कि जो मेल्स हैं उनमें स्ट्रेस वाली कंडीशंस उनको ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, और उसमें उनका जो बिहेवियर है वो ज्यादा एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। क्योंकि मेल्स में जो ज्यादा हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन है, तो मेल्स को अपनी जैसे मैंने आपको बताया टेरिटरी डिफेंस के लिए या मेट सिलेक्शन में के लिए जो उनको compete करना पड़ता है, उसके लिए उनको ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करना होता है अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमने लिखा हुआ है एग्रेसिव बिहेवियर दैट इज मोर इलिसिट इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, उसके बाद जो सेंट मार्किंग बिहेवियर है ये भी हमें जो मैमल्स में नजर आता है, या हमें आर्ट्स की जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, आर्ट्स में हमें नजर आता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मंगोलियन जर्बिल की। ये एक है मैमल, इस ये अपनी टेरिटरी को डिफेंड करता है। ठीक है, जब इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो ये उस दौरान
टेरिटरी को मार्क करते हैं। कैसे मार्क करते हैं? ऑयल स्क्रीशन से। ऑयल स्क्रीट करते हैं अपनी उस स्पेसिफिक एरिया की बाउंड्री पे, जिससे जो उनके कंपेटिटर मेल होते हैं उनको वो ये कन्वे करते हैं कि इस टेरिटरी में वो एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। या उनके जो सेक्सुअल एसेट्स होते हैं उनको वो डिफेंड करने के लिए या अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रीडेटर से बचाने के लिए या अपने फूड रिसोर्सेज को बचाने के लिए वो एक टेरिटरी जो है उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जो ये हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये जो हार्मोन्स हैं ये एक तो हमें बिहेवियर में भी नजर आ रहे हैं कि ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, ये जो हार्मोन्स हैं ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी डिवेलप करते हैं और मेंटेन करते हैं, ठीक है। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा जो मेल्स हैं उनमें बियर्ड ग्रोथ जो है, ठीक है, ये एक सेक्सुअल करेक्टर है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मेल हार्मोन्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या उसके अलावा जो किस सीजन में उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, तो उस सीजन में जब फूड रिसोर्सेज काफ़ी सारे अवेलेबल होंगे तो उस दौरान फिर वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आएंगे जो कि उनकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होंगे। जैसे ब्रूडिंग पैच कुछ बर्ड्स जो हैं वो अपने अंदर वो डेवलप करते हैं अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान, ठीक है। तो मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें हमने देखनी है चीज़ वो ये है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो हार्मोन्स हैं वो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? कि वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, सेंसरी परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं, इफेक्टर सिस्टम यानी आपका जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट पे भी ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। हार्मोन्स का लेवल अगर चेंज होता है, इनमें अब एक एक एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम यानी अब इसमें आप देखिए रिफ्लेक्स एक्शन की बात की गई है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक इननेट बिहेवियर की एक टाइप भी है, ठीक है। यानी जैसे अगर आपका गर्म किसी चीज पे हाथ लगता है तो हाथ फौरन पीछे आप हटाते हैं, तो ये आपका एक बिहेवियर है ना। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। या जैसे अगर हैमर हथौड़ी आपके घुटने पे लगे तो फौरन आप वो नी जर्क यानी आप झटके से अपने घुटने को पीछे खींचेंगे। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक इननेट बिहेवियर है, ये आपने लर्निंग से नहीं सीखा, ये आपकी जीन्स में है, ठीक है। लेकिन इसको भी इफेक्ट कौन कर रहा है? इसको भी इफेक्ट कर सकते हैं आपके हार्मोन्स। जैसे कि अगर ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, अगर ये जो है इसका लेवल हाई हो तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हमने देखनी है, अच्छा ये इसमें चले एक हम ये देख लेते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन जो है, अगर ये मेल माइस में इम्प्लांट किया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, आर्टिफिशियली यानी उसमें आप ये उसकी क्रेनियम में यानी आप उसके ब्रेन में ये डाल रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं, तो उससे उनका सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? कि अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशन जो है वो उनकी बढ़ जाएंगी, यूरिन मार्किंग वो करेंगे, माउंटिंग और एंड एग्रेशन बिहेवियर यानी ये जो उनके सेक्सुअल बिहेवियर हैं ये भी हमें ज्यादा जाहिर होंगे जिनमें ये इम्प्लांट हुआ हुआ टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशन जो है ये वो वोकलाइजेशन होती है जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी हम इनको हियर नहीं कर सकते, हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन बैट्स और ये जो माइस हैं ये अल्ट्रासोनिक वोकलाइजेशन रिलीज करते हैं। ये इनका अपना एक बिहेवियर है, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये कब इन्हांस हो जाएगा? जब आप आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करेंगे,
अच्छा, उसके बाद जो है सेंसरी परसेप्शन, हमने कहा कि सेंसरी परसेप्शन को भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। सेंसरी परसेप्शन का क्या मतलब है कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं जो वो स्टिमुलस को परसीव करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसरी परसेप्शन है, सेंसरी कैपेबिलिटीज हैं, ये भी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आती हैं और हार्मोन्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं और इनको अल्टर भी कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे अब एक एग्जांपल दी गई है कि ये जो स्टिकल बैग फिश है, ठीक है, स्टिकल बैग फिश जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करती है सी से फ्रेश वाटर में, साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करती है। अब आप देखें कि एक ट्रांजिशन आ रही है कि साल्ट वाटर से किस में मूव कर रही है, फ्रेश वाटर में। और किस लिए ये जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी है ये माइग्रेशन, क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने माइग्रेट करना है, उसमें से साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ उन्होंने मूव करना है। तो साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जब वो मूव करेंगे तो एक ट्रांजिशन जो आएगी उनके हैबिटेट में, तो अब उनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, जी सर कोई बात नहीं जी सर। मैडम की रिजल्ट व्हाट्सएप के लिए मेरे पास इंटरनेट नहीं है, वो मैडम निकलवाना है, फिर वो फिर निकलवा लेते हैं। अच्छा मैम, ठीक है ना, आपके नंबर पे व्हाट्सएप करवा देते हैं, इसका प्रिंट निकलवा लेते चलिए सही है, मैं फिर अर्शद साहब को भेज दूंगी, वो हैं। भी नहीं, आपको। अर्शद साहब नहीं है, ये जो इशू हो रहा है वहाँ ऑनलाइन पे कर, मैंने पहले अर्शद साहब को भेजा था, फिर मुझे भेजा, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आता है तो फिर मैं आपको, नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है ना मैडम। कि मैं आपको फिर हाँ मैडम, मैडम ये कहते हैं कि आपको व्हाट्सएप कर दें, फिर उससे कहीं से प्रिंट निकलवा देते हैं। चलिए ठीक है, मैं उन्हें अच्छा, जो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही थी वो सीजनल माइग्रेशन के हवाले से थी। स्टिकल बैग जो फिश है वो माइग्रेट करती है सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ। अब जो एक ट्रांजिशन आ रही है वहाँ पे, इस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं उनके पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कौन सा, थायरॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है। अब ये क्या करता है कि फिश की जो प्रेफरेंसेस हैं वो अल्टर कर देता है, यानी जो पहले वो किसको प्रेफर कर रही थी, सेलिनिटी को प्रेफर कर रही थी और सी वाटर में वो रह रही थी। लेकिन जब ये हार्मोन्स रिलीज हुए तो उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनकी प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गई साल्ट वाटर की बजाय फ्रेश वाटर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उनको ये जो हार्मोन्स हैं उन्होंने उनकी प्रेफरेंसेस को अल्टर कर दिया, उनकी सेंसरी परसेप्शन को जो है वो अल्टर कर दिया, ठीक है, उसको इफेक्ट किया उस पर। इस तरह से सेंसरी परसेप्शन जो है यानी रिसेप्टर्स जो है वो क्या परसीव करें। हमने कहा ना कि अगर स्टिमुलस हो भी और हार्मोन्स ना हो तो वो उस स्टिमुलस के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हार्मोन्स हों और स्टिमुलस आ जाए, कोई नया स्टिमुलस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हार्मोन्स रिलीज हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिवनेस शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हार्मोन्स रिलीज हुए और उधर से इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, तो अब उन्होंने वो जो एक बिहेवियर था वो शो करवाया, ठीक है। और उनके जो सेंसरी परसेप्शन है यानी उन्होंने उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग, उस वाटर के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट हो गए, ठीक है। यानी सेंसरी परसेप्शन को उन्होंने इफेक्ट किया और उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए उनमें अडॉप्टेशन जो है वो नजर आई हमें। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट ऑन इफेक्टर सिस्टम, यानी हार्मोन्स जो है वो इफेक्टर सिस्टम यानी ग्लैंड्स और मसल्स को भी इफेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मेल फ्रॉग जो है उसमें जो ये मसल्स हैं वो हमें ज्यादा बेटर डिवेलप नजर आते हैं। और कौन से मसल ज्यादा बेटर डिवेलप नजर आते हैं, जो कि वो ड्यूरिंग कपुलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो जो इफेक्टर यानी कि जो आपके मसल्स हैं, आपकी अपेंडेजेस हैं, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर जिनसे आप मुख्तलिफ बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हार्मोन्स हैं वो उन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे आपने वो बिहेवियर परफॉर्म करना है उन स्ट्रक्चर्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मसल्स जो कि रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग पॉपुलेशन उन्हें इस्तेमाल करने हैं,
वो मसल्स उनमें ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब ये जो है फीमेल, उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान डिफरेंट हार्मोन्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, तो डिफरेंट हार्मोन्स के दौरान उनकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट इस साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान, क्योंकि हार्मोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती है इस रिप्रोडक्टिव साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे बिहेवियर परफॉर्म किया जाएगा, हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट होने से ये जो मोटर सिस्टम है, यानी हमारे ये जो मसल्स वगैरह हैं, इन पे भी इफेक्ट शो होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इन हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट करता है तो तब भी डेवलपमेंट पे असर आता है। जैसा कि फीमेल रैट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनको डेवलपमेंट के चौथे दिन उनको क्या किया गया, उनको टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंजेक्ट में किया गया। तो अब जब वो जो फीमेल एम्ब्रियोज थे, जब वो डेवलप हो गए तो उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल, यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल और जो उनका सेक्सुअल बिहेवियर है वो स्ट्रेस्ड था, ठीक है। तो इसी तरह जब मेल रैट्स जो एम्ब्रियो थे, जब उनको ये हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन दिया गया, तो उनमें हमें लॉस ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि मेल के अंदर कौन सा हार्मोन चाहिए होगा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जब आपने उन हार्मोन्स को ही अल्टर किया जो उनके सेक्स हार्मोन्स थे, तो इससे उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी अल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो हार्मोन्स और जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल जीनोटाइप भी, यानी कि जो किसी इंडिविजुअल की जीनोटाइप है उसका बिहेवियर उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कि हर बंदे की जीन्स के अंदर डिफरेंट म्यूटेशंस होंगी, तो हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा सीजनल वेरिएशंस जो हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैडम से बात करने अपने नंबर से वो कर सकते हो आप। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, तो उस यानी इंडिविजुअल जीनोटाइप जो है वो उस पे भी डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होगा। फिर सीजनल वेरिएशन इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो उनकी जो उस दौरान उन्हें माइग्रेट करना है, या अगर जो फूड रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, तो उस दौरान जो वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो शो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस पे भी उनके डिपेंड करता है कि उनकी लर्निंग क्या हो गई है, जैसी उनकी लर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग वो उनका बिहेवियर होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, वो जिस इलाके में रह रही हैं, जिस जो उनका हैबिटेट है, जो उसके अंदर उनका सोशल रोल है, उस इकोलॉजिकल उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, तो जो उनका रोल है, जैसे अगर कोई टेरिटरी डिफेंड कर रहा है तो उसमें उनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो हायर होगा, ठीक है। तो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि जो हार्मोन है उनका लेवल क्या होगा, और जो इंडिविजुअल है उनका बिहेवियर क्या होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हुआ? हाँ, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलें ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? कोई क्वेश्चन नहीं, चलें ठीक है जी, खत्म करते हैं। अगली क्लास जो है वो आप ज्वाइन कीजिएगा 15 मिनट बाद। ठीक है जी, अल्लाह। ओके मैम।